जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं हिंदी महामैराथन जो क्लास चल रहा है उसमें टॉपिक नंबर 2 हम लोग देखेंगे। दोस्तों टॉपिक नंबर 1 में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा, हिंदी का इतिहास और देवनागरी लिपि यानी लिपि का इतिहास। दोस्तों लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई और हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी का विकास क्रम क्या हुआ, ये पहले जो टॉपिक था, पहला वीडियो था उसमें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन जो टॉपिक आपका होता है इसके बारे में हम क्लियर करेंगे, जैसे वर्ण विचार और ध्वनि विचार। इसमें जैसे स्वर और व्यंजन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्वर और व्यंजन को देखेंगे, घोष अघोष ध्वनियाँ देखेंगे। इसके अलावा प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण इत्यादि जो भी ये टॉपिक वर्ण विचार और ध्वनि विचार से होंगे। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आता है कि स्वर के कितने प्रकार हैं, ठीक है। स्वरों के कितने प्रकार हैं। आप कहीं देखते हैं कि 10 प्रकार है, कहीं देखते हैं 11 प्रकार है, कहीं देखते हैं 13 प्रकार। आखिर ये खेला क्या है, 10 कैसे होता है, 11 कैसे होता है, 13 कैसे होता है। ये सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो आपका सारा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दोस्तों समरी, जैसे समरी इसका ये हम लोग देखेंगे, जैसे ये केवल एक पेज का ये समरी है, लेकिन इसके बाद जो आप देखेंगे ये जो परिभाषा है और यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो आइए देर न करते हुए देखते हैं जो आपका समरी बना हुआ है। सबसे पहले समरी से ही हम शुरू करते हैं। इसमें वर्ण विचार, दोस्तों वर्ण विचार के बारे में अगर देखा जाए तो वर्णों की संख्या क्या होती है, तो वर्णों की संख्या 44 होती है। और देखिए दोस्तों यहीं पर हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, वर्णों की संख्या आपका 44 होती है। लेकिन अगर यहीं पूछ दिया जाए दोस्तों कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, ठीक है, तो वर्णमाला की संख्या आपकी 52 हो जाती है। ये संख्या आप लोग याद रखिएगा। वर्ण कितने होते हैं, 44, जिसमें स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33। ये दोनों मिलाकर के 44 हो गए। लेकिन अगर पूछ दे कि वर्णमाला कितने होते हैं, तो दोस्तों वर्णमाला आपके 52 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 52 होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो जो स्वर यहाँ 11 आप देख रहे हैं, तो ये 11 स्वर होते हैं। और 2 आपका जो होता है दोस्तों वो अयोगवाह जो स्वर अंग और अ होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो संख्या का मैटर फंस रहा है ये आप देख लीजिए पहले, ठीक है। यानी स्वरों की संख्या आपका कितना हो गया, तो 13 हो गया, ठीक है। ये कौन कौन से 13 लिए गए हैं, तो स्वर 11 और 2 अयोगवाह हो गया। उसके बाद दोस्तों स्पर्श व्यंजन आपका 25 होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। द्विगुण व्यंजन आपके 2 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। और जो उष्म यानी उष्म व्यंजन जो होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं। और अंतस्थ, उष्म और संयुक्त, दोस्तों संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। ये सब मिला करके आप क्या हो गया, ये स्वर 13, स्पर्श व्यंजन 25, उसके बाद 2 ये है आपका द्विगुण यानी ड और ढ होता है, ये द्विगुण व्यंजन होता है। 4 ये अंतस्थ व्यंजन, 4 ये हो गया संयुक्त व्यंजन, और 4 ये हो गया उष्म व्यंजन। ये सारे मिलाकर के आपके 52 व्यंजन हो गए, वर्णमाला हो गए, ठीक है। तो वर्णमाला की संख्या ये 52 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला की संख्या 52 कैसे होता है ये हम बता दिए। अब आइए स्वरों को देखते हैं दोस्तों। स्वर यानी स्वर 11 होते हैं, मूल रूप से अगर स्वर देखा जाए तो 11 होते हैं। और यहीं पर दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाता है, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि 10 होता है, तो 10 कहाँ होता है, अगर आपसे पूछ देगा कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। आपका 11 13, सॉरी, आपका जो 13 है दोस्तों, 13 ये हो गया आपका लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। और हिंदी वर्णमाला, दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये आप लोग ध्यान देंगे। 10 अगर उच्चारण के आधार पर पूछ देगा, 10 लेखन के आधार पर 13, और हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। ये यहाँ पर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर देखा जाए तो जो स्वरों की संख्या पूछता है वो 11 होता है, और ऑप्शन में भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ दोस्तों मूल स्वर के बारे में
क्लियर किया गया है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों। ये मूल स्वर क्या होते हैं या ह्रस्व स्वर, आपसे पूछ देगा कि आ क्या है, ठीक है, ह्रस्व है या दीर्घ है। तो यहाँ पर जब आप क्लियर हो जाते हैं कि ये जो ह्रस्व 4 स्वर होते हैं ये कौन कौन से हैं, ये आपका अ है, छोटी ई है, छोटी ऊ है और री है। ये सब क्या है, तो ये आपका ह्रस्व स्वर है, ठीक है, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब दोस्तों दीर्घ स्वर क्या होता है, आपसे सी टेट में इसी तरीके से ओ लिख करके पूछ दिया था कि ओ क्या है, ह्रस्व है या दीर्घ है, या पूछ देगा कि इसमें से ह्रस्व है और 4 दे देगा, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, ह्रस्व देख लिए। अब दीर्घ दोस्तों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब जो 7 संख्या के अंतर्गत आ रहे हैं ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। दोस्तों यहाँ पर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और स्वर संयुक्त व्यंजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि संयुक्त स्वर के बारे में आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। दोस्तों संयुक्त स्वर के अंतर्गत 4 आते हैं, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ए, ठीक है, ए यानी अ और ई मिलकर के ए होता है, अ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है, और अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, और अ प्लस ओ बराबर औ हो जाता है। ये चारों क्या हो गए दोस्तों, ये चारों आपके संयुक्त स्वर हो गए, और यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं संयुक्त व्यंजन ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला ये वीडियो है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्लुत स्वर। तो अगर पूछ देगा दोस्तों कि स्वरों के प्रकार, ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होता है, तो स्वर दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, आप 2 ही लिखेंगे, ठीक है। पहला कौन स्वर, तो यहाँ पर आप देख लेंगे दीर्घ स्वर यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन ऑप्शन को भी देखेंगे, अगर 3 दिया होगा दोस्तों तो इसमें प्लुत स्वर भी उसको इंक्लूड किया है, तो आप 3 ऑप्शन मारेंगे। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर, तो दोस्तों जैसे ओम के बीच में राम यानी रा पर जो अंग ये है उसे ही हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। दोस्तों अयोग वाह स्वर, अभी हम लोगों ने स्वर जो देखा, स्वरों की संख्या 11 प्लस 13 हम लोगों ने देखा। तो 11 तो जो स्वरों की संख्या होती है, और 2 जो ये अयोग वाह हैं, अंग और अह, ठीक है, अंग और अह, ये अयोग वाह हैं, ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में लिखे जाते हैं। इसकी परिभाषा अभी आप लास्ट तक जब बने रहेंगे तो इसकी परिभाषा आपको जब हम बताएंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अयोग वाह कौन होता है दोस्तों, कौन कौन से स्वर होते हैं, ये आपने देख लिया कि अंग और अह अयोग वाह हैं, इसीलिए इनको स्वरों में नहीं गिनती की जाती है। अब क्यों नहीं गिनती की जाती है, क्यों नहीं स्वर हैं, ये आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको लास्ट में अभी हम दिखाए जो परिभाषा है उसको दिखा करके क्लियर करेंगे। तो स्वरों के बारे में क्लियर हो गया। अब आते हैं दोस्तों व्यंजन के बारे में, ठीक है। यहाँ आप लोग देखेंगे व्यंजन, तो दोस्तों व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसमें से स्पर्श व्यंजन यानी जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय मुंह से हवा, ठीक है, मुंह में कहीं ना कहीं जीभ मूवमेंट करता है, स्पर्श करता है, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो क वर्ग का मतलब हो गया क ख ग घ अंग, च वर्ग का मतलब हो गया च छ ज झ इया, ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, ये 25 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तो इनकी संख्या जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 25 होती है। इसी में देखिए यहाँ से सवाल बनते हैं, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन आपके कितने हो गए, 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, तो ये 4 होते हैं। लेकिन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे क ख ग जब भी हम लोग लिखते हैं तो जो लास्ट में आपके य र ल व ये 4 हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों ऊष्म व्यंजन क्या कहलाता है,
ऊष्म का मतलब ऊष्म से ही आप क्लियर हो जाते हैं। ऊष्म का मतलब ऊष्मा से है यानी गर्मी से है। तो ये स और ह, ये तीनों स हो गए और ह ये क्या है? ये आपके ऊष्म व्यंजन यानी ऊष्म व्यंजन की संख्या भी आपके पास 4 हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको बोला जाता है? तो ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है 2। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन यहाँ पर जैसे दे देता है कच्चा हो गया या त्र हो गया, तो ये दे देगा कि इसका जैसे संयुक्त इसमें कौन-कौन से जुड़े हुए हैं। तो इसमें क आधा क प्लस दांती स, ये कच्छा हो गया। क्या जुड़ा है? तो त आधा त है और र है। जैसे ही मान लीजिए कि कोई भी क ख ग का वर्ण है, नीचे हलंत लग जाता है तो वो आधा हो जाता है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ज्ञ हो गया तो ज प्लस य बराबर ज्ञ। स्र हो गया स प्लस र बराबर स्र। ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। दोस्तों यहाँ पर अब एक बात और हम लोग देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है। इसके बाद इन सारे के परिभाषा को हम लोग देखेंगे। दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण में आप बार-बार फँस जाते होंगे। आप पढ़ने के बाद अल्प प्राण और अल्प का मतलब क्या हो गया? आप खुद सोचिए, अल्प माने थोड़ा, यानी प्राण मीन्स हवा। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमें कम हवा मुँह से निकलता है, तो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आप खुद उच्चारण करिए, मेरे साथ कर सकते हैं। क, ठीक है? क, क का उच्चारण करिए और ख का उच्चारण करिए। क, ख। तो ख में आप देखेंगे कि ज़्यादा हवा निकल रहा है और क का जब उच्चारण करेंगे तो जो हवा यानी अल्प प्राण यानी कम हवा निकल रहा है। तो जो भी यानी क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, ठीक है? क यानी क से लेकर के, ठीक है? क वर्ग हो गया, यहाँ पर देखेंगे जैसे क वर्ग हो गया, क ख ग घ ङ, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। ये जो चार सभी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों के पहला, तीसरा और पाँचवाँ जो ये अक्षर हैं दोस्तों, ये सारे अल्प प्राण में आते हैं। आप लोग ध्यान देंगे। आज सबसे बढ़िया है कि आप अल्प प्राण ये सीधे आप बोलिए क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है? तो ये पहला, तीसरा और पाँचवाँ ये सारे अल्प प्राण में यानी कम हवा निकल रहा है और ये सभी स्वर यानी जो सभी स्वर है, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? अब दोस्तों महाप्राण का मतलब हो गया कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करने में हवा ज़्यादा निकलता है, ठीक है? तो क का उच्चारण करते समय कम निकल रहा है, ख का उच्चारण कर रहे हैं ज़्यादा निकल रहा है, ग का उच्चारण कर रहे हैं कम निकल रहा है, घ का उच्चारण कर रहे हैं ज़्यादा। यानी प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा अक्षर को हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। सभी ऊष्म व्यंजन दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊष्म तीनों स और ह को पढ़ा, ठीक है? ऊपर अभी हम लोग पढ़े थे कि ऊष्म व्यंजन कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो ये सभी ऊष्म व्यंजन, ठीक है? और ये महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक घोष और अघोष की है। यानी घोष यानी सघोष भी उसको बोल दिया है। सघोष यानी घोष, सघोष यानी कंपन। दोस्तों गले में कंपन होता है यानी कौन-सी ध्वनियों को उच्चारण करने में जो गला मेरा होता है या आपका गला है उसमें कंपन देखने के लिए मिलता है। तो इसमें कंपन देखने के लिए मिलता है। घोष यानी घोष में अघोष ध्वनियों में देखा जाए तो कंपन नहीं मिलता है, ठीक है? अब देखिए क, ख, ठीक है? इसमें अगर क, ख का उच्चारण करेंगे तो गले में कंपन कम मिलेगा, लेकिन यही ग, घ, अंग ये जब उच्चारण करेंगे तो इसमें
आपके गले में कंपन ज़्यादा होगा। आप गले में चाहें तो अपने हाथ को लगा करके, जैसे गला है, गला में जैसे माला आप लोग पहनते होंगे, माला पहनते हैं ना गले में, तो जो हम माला पहनते हैं, माला के जहाँ पहनते हैं वहीं पर हाथ लगाइएगा और क ख ग घ अंग तक उच्चारण करिएगा। तो आप वहाँ पाएँगे दोस्तों कि जब ग का उच्चारण करेंगे, घ का उच्चारण करेंगे, अंग का उच्चारण करेंगे, तो गला में कंपन ज़्यादा होगा। लेकिन यही क और ख का जब उच्चारण करेंगे तो दोस्तों गले में कंपन कम होगा। तो प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक सभी वर्गों में तीसरा, चौथा और पाँचवां वर्ग क्या होता है, ये घोष ध्वनियाँ यानी सघोष ध्वनियाँ होते हैं, कंपन होता है इसमें। और जो अघोष ध्वनियाँ होती हैं दोस्तों, क और ख यानी प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर अघोष ध्वनिया के अंतर्गत आते हैं। और तीनों स ये जो है ये भी अघोष यानी कंपन गले में कम होता है इसको उच्चारण करने में। लेकिन अगर ये देखा जाए घोष सघोष में, तो इसमें क्या है कि कंपन ज़्यादा होता है। सभी अंतस्थ व्यंजन यानी य, र, ल, व और ह जो है, ह भी अगर उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या है, कंपन ज़्यादा होता है। दोस्तों इसका चाहे आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दे रहे हैं, रुकिए एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और आप लोग चाहे तो अच्छी तरीके से अपना देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों आइए देख लेते हैं एक बात और, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी एक बार हम लोग उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ और उष्म व्यंजन, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों कंठ, कंठ का मतलब हो गया कंठ से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। स्वर में अ और आ ये दोनों कंठ ध्वनियाँ हैं, और क, ख, ग, घ, अंग ये कंठ ध्वनिया के अंतर्गत आ गया। और उष्म व्यंजन के अंतर्गत अ, ह और अह ये आपके आ गए कंठ। तालु यानी तालु से जिसका उच्चारण, जैसे जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय तालु का प्रयोग होता है, वो तालु के अंदर ई, च, छ, ज, झ, य, य और स ये सब तालु के अंतर्गत आ गए। मूर्धा ध्वनि यानी मूर्धा, री और ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और स ये सब मूर्धा ध्वनि। दंत दोस्तों, दांत, दांत से री, त, थ, द, ध, न और ल, स ये ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो उ, प, फ, ब, भ, म ये ओष्ठ ध्वनियाँ। नासिक ध्वनियाँ, ये नासिक ध्वनियाँ दोस्तों प्रत्येक वर्ग, जैसे क, ख, ग जो हम लोग लिखते हैं उसके प्रत्येक वर्ग का लास्ट जो पांचवा अक्षर होता है ये सब नासिक ध्वनियाँ, ये नासिक ध्वनियाँ पूछ लेता है आपसे। कंठ और तालु यानी जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, ए, ऐ। कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से तो ओ, औ। दंतोष्ठ ये भी दोस्तों ये दंतोष्ठीय जो शब्द है वो, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग परिभाषा को। अभी तो हम लोग शॉर्ट रूप में देख लिए दोस्तों, ये परिभाषा भी आप देख लेंगे, क्योंकि ये परिभाषा वन लाइनर के तौर पर आपसे को बहुत अच्छा काम करेगा। और 5 मिनट के अंदर या देखते हैं 2 मिनट के अंदर ही ये सारे परिभाषा हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक आपसे अपील होगी, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और इसके पहले वीडियो नंबर 1 हम बना चुके हैं, जो कि जो हिंदी का इतिहास है दोस्तों, हिंदी का इतिहास के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी की उत्पत्ति का क्रम, लिपि जो देवनागरी लिपि है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया, ठीक है। ये सारे बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग इसके पहले क्लियर कर चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वीडियो नंबर 1 जरूर देख लेंगे। उसके बाद वीडियो नंबर ये 2 आपका चल रहा है, और इसी क्रम में हम लोग 22 जो वीडियो लगभग देखेंगे, या कोई सीरीज छोटा होगा, कोई टॉपिक छोटा होगा, तो उसमें हम जो टॉपिक है 1 या 2 टॉपिक एक साथ कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि हर एक वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और एक बात और कि आपसे ये जो हिंदी है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो ये हिंदी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। वर्ण क्या कहलाता है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और हम बता देंगे आपको, जो कि जैसे मान लीजिए कि ध्वनि कहीं हो सकता है कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि पूछ देता है, यानी ध्वनि और वर्ण दोनों,
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और वर्ण भी होते हैं, ठीक है? तो कहाँ ध्वनि होती है और कहाँ वर्ण होते हैं, ये बात तो बनती है भाई। कैसे पता चलेगा कि इसे ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी ध्वनि भी कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आसान, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, अगर देखिए जैसे मान लीजिए कि भाषा की, पहले देख लीजिए, भाषा की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है? जो लिखित इकाई है, लिखा जहाँ लिखित इकाई हो गया, वहाँ आपका वर्ण हो गया। जहाँ आपका मौखिक इकाई हो गया दोस्तों, जहाँ मौखिक इकाई हो गया, वहाँ आपका क्या है? तो वहाँ आपका ध्वनि हो जाएगा। यानी क्लियर हुआ? देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्लियर? और एक बात और कि भाषा जो वर्ण होती है, वर्ण का खंडन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वर्णमाला क्या कहलाता है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क से लेकर के ज्ञ तक जो ये है, इसको हम लोग अलग-अलग है तो उसको वर्ण कहेंगे। लेकिन जैसे एक माला हो गया, ठीक है? अब क, ख, ग, घ जो गिनती है उस सबको एक माला में पिरो दिया गया, तो वही वर्णमाला हो गया, ठीक है? वह हर एक भाषा की दोस्तों, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला ये हो गई अ, आ, क, ख, ग, घ, ये हिंदी की वर्णमाला हो गई। और अंग्रेजी की वर्णमाला दोस्तों ABCD Z तक, ये अंग्रेजी के वर्णमाला हो गए। दोस्तों, वर्ण के भेद, अभी हम लोग वर्ण के भेद, यानी वर्ण के भेद देखेंगे तो वर्ण के भेद दो हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या कहलाता है? हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि स्वर 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें दो अयोग वाह होता है, अंग और अह, ये अयोग वाह होते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, स्वरों के भेद अगर पूछेगा तो आप ऑप्शन देखिएगा। वैसे स्वरों के भेद तो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीन। अगर दो ऑप्शन होगा तो दो मारिएगा, नहीं तो तीन आप मारेंगे। मेन स्वर होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर का मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी बोलने में एक शब्द जैसे लगता है, ठीक है? 1 मिनट, मान लीजिए सपोज दैट 1 मिनट लगता है, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड लगता है, ठीक है? ठीक है? 1 सेकंड, आ, उ, री, ये जो है ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। और इनको जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड लगता है, तो उस वही दीर्घ को 2 सेकंड लगेगा, ठीक है? दीर्घ को उच्चारण करने में क्या लगेगा? तो 2 सेकंड लगेगा, यानी दूना समय लगेगा। ह्रस्व से दूना समय आपको दीर्घ स्वर के उच्चारण करने में लगेगा। और ये आपके 7 होते हैं, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है? और ये देख सकते हैं दीर्घ स्वर को। अब देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? तो जो ह्रस्व स्वर में 1 सेकंड, दीर्घ स्वर में कितना? 2 सेकंड। और आपसे अगर प्लुत स्वर में देखेंगे तो दोस्तों 3 सेकंड इसको टाइम लगेगा। सुनो, राम, ओम, ये क्या है? ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। और प्लुत स्वर का ये चिन्ह है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? दोस्तों, प्लुत स्वर जो है, इसके बारे में अगर देखेंगे कि वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, आपसे अभी हम बार-बार बता रहे हैं कि 1 सेकंड ह्रस्व में समय लगता है, 2 सेकंड अगर देखा जाए तो, यानी दूना समय। कहने का मतलब कि ये जैसे ह्रस्व स्वर को जितना उच्चारण करने में लगता है समय, उससे दूना समय लगता है दीर्घ में, और 3 गुना समय लगता है आपका ये प्लुत स्वर में, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दोस्तों, अयोग वाह, जैसे अभी हम लोग स्वर में जो अंग और अह को अयोग वाह के रूप में हम लोग बार-बार सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है? तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिसकी गणना न तो स्वर में और न ही व्यंजन में ही की जाती है। देखिए यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो जो अंग है और अ है, ठीक है? यानी जो अनुस्वार है और
विसर्ग है, ठीक है? जो ये अनुस्वार और ये विसर्ग, इसको न तो वर्णमाला में लिया जाता है, न स्वर में लिया जाता है, न व्यंजन में लिया जाता है। उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग, अह, अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दें। वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे अनुस्वार, यानी जो बिंदी ऊपर रहता है इसको अनुस्वार बोलते हैं, और जो ये बिंदी होता है यानी इसको विसर्ग बोलते हैं। जिस वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन, ठीक है? विसर्ग है जिन ध्वनियों के उच्चारण में ह की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं, जैसे मनः, कामना, पयः, पानः, अंतः, स्वतः, दुख इत्यादि। ये आपके क्या हो गए? विसर्ग हो गए। दोस्तों आ गया व्यंजन, यानी व्यंजन क्या कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के प्रकार दोस्तों कौन-कौन से हैं? तो व्यंजन के प्रकार दोस्तों आप स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, यानी जो स्पर्श व्यंजन है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा 25, और अंतस्थ व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा 4, ऊष्म व्यंजन हम लोगों ने पढ़ा 4, ठीक है? इस तरीके से करके सब क्या हो जाता है? 33। तो स्पर्श व्यंजन कौन-कौन से हैं दोस्तों? ये जो 25 आपके स्पर्श व्यंजन हैं, आप सामने यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वही अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, अंतः का अर्थ होता है भीतर, यानी उच्चारण के समय जो व्यंजन मुँह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। दोस्तों ये ऊपर आप पढ़े हैं उसी का आपका रिवीजन हो गया। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यानी जो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती हुई या रगड़ती हुई बाहर निकले जिससे गर्मी पैदा हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, स, स और ह। दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन हो सकता है कि आपसे पूछ दे कभी पेपर में कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, ठीक है? दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द यानी वो शब्द विचार। शब्द क्या होता है? शब्द कितने प्रकार? रचना के आधार पर बहुत सारे यानी तत्सम, तद्भव, बहुत सारे टॉपिक इस शब्द विचार के अंतर्गत छिपे हुए हैं। तो इस वीडियो को हम लोग तीसरा, यानी ये आपका तीसरा वीडियो होगा, ठीक है? तो दोस्तों इसी तरीके से हिंदी का जो आपकी तैयारी है पूर्ण रूपेण 22 वीडियो में हम कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखा है, और हिंदी मैराथन के क्लास के अंतर्गत आपका क्लास चल रहा है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। धन्यवाद।